हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्विक एजुकेशन फॉर जॉब्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का एनसीईआरटी इतिहास, जिसमें हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 से। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल की अवधि क्या था? गवर्नर जनरल जो है उसका कार्यकाल की अवधि क्या है? 1773 से 1785, 1779 से 1789, 1763 से 1775, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग पहले बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें से ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 1773 से 1785। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस गवर्नर जनरल के आने के बाद कोलकाता, मुंबई और मद्रास में सत्ता हासिल कर चुका था? ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल आया जिसके बाद कोलकाता, मुंबई और मद्रास तीनों जगह सत्ता हासिल कर चुका था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मैकाले, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इस समय तीनों जगह पे सत्ता हासिल कर चुका था। ये सत्ता हासिल वारेन हेस्टिंग के समय कर चुका था। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, कब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक नई व्यवस्था के द्वारा प्रत्येक जिला में 2 अदालत, दीवानी और फौजदारी अदालत बनाया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नई व्यवस्था लाया और उसमें से प्रत्येक जिला में 2 अदालत बनाई, एक दीवानी अदालत और एक फौजदारी अदालत। ये कब लाया गया था? 1773 में, 1771 में, 1772 में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग पहले बता दीजिए। इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 1772 में। जबकि 1773 में इसी व्यवस्था के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1773 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। लेकिन यह व्यवस्था लाया था कब? 1772 में। चलिए हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, कंपनी के दीवानी अदालत का मुखिया कौन होता था? कंपनी में जो है 2 अदालत बनाया, दीवानी और फौजदारी। दीवानी अदालत और फौजदारी, तो इसमें से इसका फौजदारी, तो दीवानी अदालत का मुखिया कौन होता है? जिला कलेक्टर, काजी, पंडित, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें से ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जिला कलेक्टर। कौन है सही? जिला कलेक्टर। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, कंपनी के दीवानी अदालत में भारतीय कानून की व्याख्या कौन करता था? कंपनी के दीवानी अदालत में भारतीय कानून की व्याख्या कौन करता था? मौलवी, हिंदू पंडित, काजी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कौन मतलब व्याख्या करता था? इसमें 2 लोग करता था, हिंदू पंडित और मौलवी। इसमें से ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, एक से अधिक। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, काजी का अर्थ वर्तमान में क्या होता है? उस समय जो है अंग्रेजों के समय जो काजी होता था, ये काजी को ही क्या कहते हैं? पहला नंबर ऑप्शन न्यायाधीश, वकील, पुलिस, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसमें पिक्चर में भी हम लोग देख सकते हैं, ये किसका पिक्चर है? ये काजी का पिक्चर है। तो काजी मतलब न्यायाधीश। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। यदि मेरा इस यूट्यूब चैनल क्विक एजुकेशन फॉर जॉब्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच सके। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानून के अलग अलग व्याख्या कर देने के कारण इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में कितने पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने को कहा?
यानी काम सौंपा गया। ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र का अलग अलग व्याख्या कर देता था अपने अनुसार। इसमें समरूपता लाने के लिए 1775 में कहा कि इसमें समरूपता लाने के लिए एक समूह बनाया जिसमें कुछ पंडितों को दिया। तो बताइए इनमें से कितने पंडित थे? 9 पंडित, 12 पंडित, 10 पंडित, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चलिए पहले आप लोग बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से 11 पंडितों को उस समूह में दिया था। 11 पंडितों का एक समूह बनाया जिसमें से स्थानीय कानून की भिन्नता को व्याख्या करके समरूपता लाना था। इसमें आपसे ऑप्शन नंबर कौन है तो बताइए आप लोग। ना तो 9 होगा, ना 12, ना 10, इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन में। चलिए हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 11 पंडितों द्वारा तैयार किया गया संकलन को किसने अंग्रेजी में अनुवाद किया? चलिए बताइए 11 पंडित जो है मिल करके एक संकलन बनाया जो कानून की में समरूपता ला सके। उसमें से किसने अंग्रेजी में इसको अनुवाद किया? NB हॉलहेड ने, BN कामरिन ने, DN हडसन ने, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चलिए पहले बताइए आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें से ऑप्शन नंबर 1 सही है, NB हॉलहेड ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कब नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट बनाया और उस एक्ट के द्वारा क्या बनाया, क्या रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या बनाया? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता में जो सर्वोच्च न्यायालय बनाया था वो कब किया गया था? चलिए आप लोग बताइए कब हुआ है। 1763 की, 1783, 1773 या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 1773 में। 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट लाया जिसके द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के कितने प्रतिशत भूभाग पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था? 63%, 73%, 78%, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। 1857 का जो विद्रोह हुआ उस समय तक भारत का जो जमीनी भूभाग है कितना प्रतिशत तक अंग्रेजों ने कब्जा कर चुका था? तो इस 63% भूभाग पर कब्जा कर लिया था। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 63%। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या है। 1857 में अंग्रेजों द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के कितने प्रतिशत आबादी पर सीधा शासन स्थापित हो चुका था? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम पढ़ा चुके कितने प्रतिशत भूभाग पर सीधा शासन स्थापित हो चुका था? 63%। अब बताइए कितना प्रतिशत आबादी पर यह शासन स्थापित कर चुका था? तो वही अवधि 1857 तक 53%, 63%, 78%, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कितना प्रतिशत तक भारत की आबादी पर अंग्रेजों ने 1857 तक सीधा शासन स्थापित कर चुका था? ये जो है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 78%। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 12 है ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर यानी इजाज़तनामा, कौन सी है, इजाज़तनामा कब हासिल किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी जो होती थी उससे कब, महारानी से कब चार्टर यानी इजाज़तनामा हासिल किया? 1700 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कब इजाज़त हासिल किया? ये 1600 ईस्वी में किया। कब क्या? 1600 ईस्वी में। यह ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ के लिए इजाज़तनामा हासिल किया था? 1600 ईस्वी में जो इजाज़तनामा हासिल किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से, कहाँ के देशों के लिए? पूर्व के देशों के लिए, या पश्चिम के देशों के लिए, या दक्षिण के देशों के लिए, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। चलिए पहले आप लोग बताइए, अच्छा क्वेश्चन है।
कहाँ के देशों के लिए उन्होंने इजाज़तनामा हासिल किया था? यह जो है हासिल किया था पूरब के देशों के लिए। कहाँ के लिए? ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है डबल आ गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की जगह क्वेश्चन नंबर 14 होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन नंबर गलती से 13 लिखा चली गया। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 14। केप ऑफ गुड होप कहाँ का दक्षिणतम बिंदु है? केप ऑफ गुड होप जो है कहाँ का दक्षिणतम बिंदु होते हुए वास्को डी गामा भारत आया था? तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका नहीं, अफ्रीका नहीं, अमेरिका होगा यहाँ पे। अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, भारत का, कहाँ का? भारत का, दक्षिण अफ्रीका का, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए पहले आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें पिक्चर में देख सकते हैं किस महाद्वीप का चित्र है ये अफ्रीका महाद्वीप का है। तो दक्षिण अफ्रीका का जो है दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप है, उसका चक्कर लगाते हुए भारत आया वास्को डी गामा। तो दक्षिण अफ्रीका का होगा। कहाँ का होगा? दक्षिण अफ्रीका का। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। पुर्तगाली सबसे पहले भारत के किस तट पर ठिकाना बना चुकी थी? पुर्तगाली जो आया भारत में सबसे पहले वो अपना ठिकाना जो फिक्स किया वो किस तट पर किया? गोवा तट पर, गुजरात तट पर, महाराष्ट्र तट पर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए आप लोग पहले इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये जो है यहाँ से यहाँ केरल तट है, यहाँ पे छोटा सा गोवा तट है, उसके बाद यहाँ महाराष्ट्र तट है। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इन्होंने सबसे पहले ये गोवा तट पर अपना ठिकाना बनाया था। किस तट पर ठिकाना बनाया? गोवा तट पर। इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 1। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। यह जो सीरीज चल रहा है मुख्य रूप से टीआरई के लिए है। बिहार टीआरई जो है उसके लिए है, जिसमें बीपीएससी के माध्यम से पूछा जाता है। यह मुख्य रूप से टीआरई के लिए है, इसलिए जो विद्यार्थी टीआरई की तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इतिहास में। इसलिए हम यह क्लास कक्षा 8 से चालू किए हैं। पहले कक्षा 8 को पढ़ाएंगे, उसके बाद 9 को, फिर उसके बाद 10 को। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? 1598 में, 1498 में, 1698 में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान है। चलिए बताइए कब ये भारत आया था? ये किसका चित्र है बताइए आप लोग? वास्को डी गामा का। यह 1498 में भारत आया था। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं क्या है। यूरोप के बाज़ारों में भारत के किन चीज़ों की ज़बरदस्त मांग थी? जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया उस समय यूरोप के बाज़ारों में किस चीज़ों की ज़बरदस्त मांग थी? बारीक सूती कपड़े की, रेशम की, काली मिर्च, लौंग, इलायची या दालचीनी की, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए आप लोग किस चीज़ की ज़बरदस्त मांग थी यूरोप के बाज़ारों में? इसमें से सबसे अधिक बारीक सूती कपड़े की, उसके बाद रेशम की, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की। ये तीनों चीज़ का मांग था। इसमें ऑप्शन क्या होगा? एक से अधिक। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। 18 में क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में किस नदी के किनारे 1651 में अपना व्यापार चलाती थी? हुगली नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए आप लोग किस नदी के किनारे उन्होंने व्यापार चलाना शुरू किया? इसमें से ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, हुगली नदी। ये देख सकते हैं हुगली नदी का ये चित्र है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन सा कार्य होते थे? भारत में जो आया पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी, उस कंपनी द्वारा क्या काम होता था? वस्तुओं का उत्पादन, वस्तुओं का आयात, वस्तुओं का निर्यात, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तभी जो कंपनी का मतलब होता था वेयर हाउस, यानी गोदाम। गोदाम जो होता था उसमें सामान को ला करके, आने वाला सामान को रखा जाता था,
यूरोप के बाज़ारों में भेजने वाला सामान है उसका निर्यात किया जाता था। यहाँ पे से पहले इकट्ठा किया जाता था वेयर हाउस में। इसमें क्या काम होता था? वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता था, इसमें वस्तुओं का आयात और वस्तुओं का निर्यात होता था। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, एक से अधिक। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता शहर बसाने के लिए कितने गांव की जमींदारी खरीदी थी? कितने गांव की जमींदारी खरीदी थी बताइए आप लोग? 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सबसे पहले आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, 3 गांव। वह कौन कौन से गांव था? कालीकाता, दूसरा है गोविंदपुर, तीसरा है सूतानती। इनमें से ये तीनों गांव की जमींदारी खरीदकर उन्होंने अपना व्यापार चालू किया, जिसमें कालीकाता के नाम से ही कोलकाता शहर विकसित हुआ। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है, कोलकाता शहर का निर्माण अंग्रेजों ने कौन कौन से गांव खरीद कर बनवाया था? चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम समझा चुके हैं। बताइए इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है? गोविंदपुर, कालीकाता, सूतानती। गोविंदपुर, कालीकट, सूतानती। गोविंदपुर, कालीकाता, सूतानती। एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताइए पहले। कोलकाता शहर का जो निर्माण हुआ कितने गांव की जमींदारी खरीदकर अंग्रेजों ने बनाया था? तो 3 गांव। कौन कौन है? गोविंदपुर, कालीकाता और सूतानती। इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 3। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 में है, कब कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच टकराव बढ़ने लगा था? कब जो है कंपनी और बंगाल के नवाब जो होता था उसके बीच टकराव काफ़ी बढ़ गया? 17वीं शताब्दी के शुरुआत में, 18वीं शताब्दी के शुरुआत में, 16वीं शताब्दी के शुरुआत में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये अलीवर्दी खां का चित्र है जो कि बंगाल का नवाब हुआ करता था। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। ये जो है 18वीं शताब्दी के शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच टकराव बढ़ने लगा था। इसमें से ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। देखते हैं 23 नंबर में क्या है। मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? मुर्शिद कुली खां जो है उसके बाद बंगाल का नवाब कौन बना? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है। चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं बंगाल का नवाब कौन कौन बना। पहले था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां बना। कौन बना? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला बना। कौन बना? सिराजुद्दौला, जो प्लासी का युद्ध, जिसके समय प्लासी का युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला के समय ही 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इसके बाद मीर जाफ़र बना, जो गद्दारी करके सिराजुद्दौला को मार दिया, मीर जाफ़र ने। जाफ़र के बाद मीर कासिम बना। कौन बना? मीर कासिम। तो हम लोग जान लेते हैं पहले कौन कौन आया। मुर्शिद कुली खां, उसके बाद अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, उसके बाद मीर कासिम। तो इसमें से मुर्शिद कुली खां के बाद कौन आया? अलीवर्दी खां। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कौन है। क्वेश्चन नंबर 24 में है, अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना था? अलीवर्दी खां के बाद जो है उसी का नाती, अलीवर्दी खां का नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना? 1756 में, 1755 में, 1754 में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसमें से ऑप्शन नंबर बताइए आप लोग कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1756 में। 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1757 के प्लासी का युद्ध कंपनी और भारत के किस नवाब के बीच हुआ? 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ कंपनी और बंगाल के किस नवाब के बीच हुआ? मीर कासिम, सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग पहले बताइए।
तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 2, सिराजुद्दौला। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 में है 1757 की युद्ध में सिराजुद्दौला के सेना में कितने हजार सैनिक सिपाही थे? 1757 में जो सिराजुद्दौला लड़ा कंपनी से, उसमें से सिराजुद्दौला की सेना में कितना हजार सैनिक था? 30,000, 40,000, 50,000, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए पहले बताइए आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सिराजुद्दौला की सेना में 30,000 सैनिक सिपाही थे 1757 में। इसमें से ऑप्शन नंबर कौन होगा? एक सही, 30,000। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 में है 1757 के युद्ध में सिराजुद्दौला ने सैनिकों के साथ कहाँ के इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोला था? प्लासी के, बक्सर के, कासिम बाजार के, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 1757 में इसी लड़ाई के बाद प्लासी का बड़ा युद्ध हुआ। 1757 के युद्ध में सिराजुद्दौला ने कहाँ पर इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोला? कासिम बाजार में। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कहाँ पे हमला बोला? कासिम बाजार। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं क्या है। 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया? 1757 जो है उस समय अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया, हेक्टर मुंडो ने किया, लॉर्ड हेस्टिंग ने किया, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जो 1757 में जो है लड़ाई हुआ उसमें से किस अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने संभाला? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने संभाला? रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला की हार के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया? सिराजुद्दौला 1757 में मारा गया प्लासी के युद्ध में, उसके बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया? मीर कासिम को, अलीवर्दी खान को, नायाब खान को, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए इस चित्र को पहचानिए, ये कौन है? ये मीर जाफ़र है। कौन है? मीर जाफ़र। मीर जाफ़र को ही सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब बनाया अंग्रेजों ने, जो एक कठपुतली नवाब था। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं, जो इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 में है 1764 में बक्सर का युद्ध कंपनी से बंगाल के किस नवाब ने लड़ा था? 1764 में जो हुआ उस समय जो है भारत के किस नवाब ने कंपनी से लड़ाई लड़ा? तो पहले जान लेते हैं। पहला लड़ाई 1757 में सिराजुद्दौला लड़ा। 1764 में किसने लड़ा? ये लड़ा था मीर कासिम ने। कौन? मीर कासिम। इसमें से ऑप्शन कौन सही है? मीर कासिम। मीर कासिम ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए इसके बाद आज हम लोग इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं।